Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन is a transaction which requires settlement in foreign currency, including transaction arising when an enterprise either मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब कोई एंटरप्राइज अपने ट्रांजैक्शंस को सेटल करता है इन फॉरेन करेंसी। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पे ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में सेटल किया जाता है। नंबर 1, अ फर्म परचेज और सेल गुड्स और सर्विसेज whose price is settled in foreign currency। मतलब जब फर्म अपने गुड्स और सर्विसेज को परचेज या सेल करता है बट उसकी प्राइस कौन सी होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी। दूसरी कौन सी सिचुएशन हो सकती है, इन केस ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्राइस पहले से प्री डिटरमाइंड होती है पर ट्रांजेक्शन कोई फ्यूचर डेट को होता है। लास्ट सिचुएशंस क्या हो सकती है। नंबर 3, a firm acquires or disposes of assets or settles liability settled in a foreign currency। मतलब जब फर्म अपनी असेट को डिस्पोज कर रहा है या अपनी लाइबिलिटी को सेटल कर रहा है बट कौन सी करेंसी में, अगेन फॉरेन करेंसी में। चलिए अब हम देखेंगे ये चैप्टर के कुछ मेथड। उसमें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अप्रोचेस, और उसमें दो तरह के अप्रोचेस है। फर्स्ट है सिंगल रेट अप्रोच एंड दूसरा अप्रोच का नाम है मल्टीपल रेट अप्रोच। और उसमें भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि सिंगल रेट अप्रोच में मेथड है फर्स्ट मेथड दैट इज़ सिंगल और करंट रेट मेथड, और उसी तरह से मल्टीपल रेट अप्रोच में भी कुछ मेथड्स हैं जिसमें से पहले मेथड है करंट नॉन करंट मेथड, दूसरे मेथड का नाम है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड एंड तीसरे मेथड का नाम है टेम्पोरल मेथड। अब इतनी सारे मेथड्स में से हमें जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड है उसका नाम है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड, और उसी मेथड का हम ये चैप्टर में यूज़ करते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। तो सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, मीनिंग ऑफ मॉनेटरी आइटम्स। और मॉनेटरी आइटम्स का मीनिंग है मॉनेटरी आइटम्स आर मनी held and assets and liability to be received or paid fixed or determinable amount of money। यानी कि मॉनेटरी आइटम वो है जिसमें हमारे पैसे रुके हुए हो, यानी असेट्स एंड लाइबिलिटी में, आइदर रिसीवेबल आइदर पेएबल। ऐसी कोई फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में जिसमें हमारे पैसे रुके हुए हो उसे हम मॉनेटरी आइटम्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर वो मॉनेटरी आइटम है, क्रेडिटर देन कैश कह सकते हैं हम, और उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, ये सारी चीज़ों को हम मॉनेटरी आइटम्स कह सकते हैं। इन शॉर्ट करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी वो हमारी मॉनेटरी आइटम्स है। उसके अलावा बैंक लोन भी हम कह सकते हैं जो कि मॉनेटरी हो सकती है। चलिए अब हम मीनिंग देखने वाले हैं, मीनिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स। नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर असेट्स एंड लायबिलिटीज अदर दैन मॉनेटरी आइटम्स, यानी कि जो चीज़ें मॉनेटरी नहीं है उन सारी चीज़ों को हम नॉन मॉनेटरी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर्स एक्सेट्रा,
ये सारी चीज़ें नॉन मॉनेटरी में कंसिडर की जाएगी। तो मीनिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी देखने के बाद अब हम ये चैप्टर में सम कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके कुछ स्टेप्स देखेंगे। तो नाउ स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ सम इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया, यानी कि हेड ऑफिस की बुक में हम अकाउंट्स बनाएंगे पर वो कहाँ सिचुएटेड होगी, इन इंडिया, यानी हेड ऑफिस इंडिया में होगी और उसकी जो ब्रांच होगी वो कोई फॉरेन कंट्री में सेटल होगी। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप हमें कैलकुलेट करना है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ ब्रांच इनटू इंडियन रुपीज़, यानी सबसे पहले हमें ब्रांच की जो ट्रायल बैलेंस शीट है उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, यानी ब्रांच की बैलेंस शीट को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2, फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस शीट इन रुपीज़ इंडियन। अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस शीट, यानी हेड ऑफिस और ब्रांच की कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस शीट। स्टेप नंबर 3, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट, वो भी इन इंडियन रुपीज़, यानी कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बनाएंगे। एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब ये स्टेप नंबर 2 से थोड़ा अलग है। स्टेप नंबर 2 में ट्रायल बैलेंस शीट था, जबकि स्टेप नंबर 4 में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। ये फाइनल बैलेंस शीट होगी। फाइनल बैलेंस शीट मतलब एडजस्टमेंट की इफेक्ट होगी, जबकि ट्रायल बैलेंस शीट होता है उसमें हम कभी एडजस्टमेंट की इफेक्ट नहीं देते। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। मीट लिमिटेड हैज़ इट्स ब्रांच इन USA from the following information of head office and branch prepare. Number 1, branch trial balance convert in Indian rupees. Second information, that is statement of profit and loss for year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that डेट, यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया है मीट लिमिटेड जो कि एक हेड ऑफिस है, उसकी एक ब्रांच USA में है। हमें नीचे ब्रांच की और हेड ऑफिस की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उस पे से हमें ब्रांच की ट्रायल बैलेंस शीट कन्वर्ट करनी है इंडियन रुपीज़ में। जाहिर सी बात है वो US में ब्रांच है तो उसकी बैलेंस शीट जो होगी वो US डॉलर में होगी, तो उसको कन्वर्ट करना है हमें इंडियन रुपीज़ में। हमें सेकेंड आंसर उन्होंने मांगा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड उसी दिन की बैलेंस शीट भी बनानी है। अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे। 3 कॉलम वाला हमारा टेबल होगा, जिसमें से पहली कॉलम पर्टिकुलर, देन उसके बाद हेड ऑफिस की कॉलम, देन ब्रांच की कॉलम। हेड ऑफिस की कॉलम इन इंडियन रुपीज़ में होगी, जबकि ब्रांच की कॉलम इन US डॉलर में होगी। अब इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं डेबिट बैलेंस। अब उसमें सबसे पहला डेबिट बैलेंस है फिक्स्ड असेट। फिक्स असेट हेड ऑफिस की कॉलम में है 2 लाख एंड ब्रांच की कॉलम में है 15,000 US डॉलर। सेकेंड डेबिट बैलेंस दैट इज डेटर, और उसमें हेड ऑफिस की कॉलम में 18,000, ब्रांच की कॉलम में 700 US डॉलर। फिर थर्ड बैलेंस उसमें है बैंक बैलेंस, हेड ऑफिस में 14,000 जबकि ब्रांच में है 200। सेम यही 3 कॉलम यानी कि पर्टिकुलर, हेड ऑफिस एंड ब्रांच में डेबिट बैलेंस आगे देखेंगे। उसमें पहला कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और वो है 1,18,000 हेड ऑफिस की कॉलम में और ब्रांच की कॉलम में 400। एक और डेबिट बैलेंस दैट इज ब्रांच अकाउंट, वो सिर्फ हेड ऑफिस की कॉलम में है 5,70,000। क्योंकि ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में ही होता है तो ब्रांच की कॉलम में कुछ नहीं दिया गया है। अब हम ये डेबिट बैलेंस का अगर टोटल करें, हेड ऑफिस की कॉलम में 9,82,000 जबकि ब्रांच की कॉलम का टोटल है 19,900 US डॉलर। अब हम आगे एग्जांपल में बढ़ेंगे। सेम पर्टिकुलर हेड ऑफिस एंड ब्रांच की कॉलम, उसमें अब हम देखने वाले हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहला बैलेंस है शेयर कैपिटल जो कि है 3,18,000 सिर्फ हेड ऑफिस की कॉलम में, ब्रांच की कॉलम में हमें शेयर कैपिटल नहीं दिया गया है। उसके बाद है रिजर्व 1,18,000, वो भी सिर्फ हेड ऑफिस की कॉलम में। देन उसके बाद
रेवेन्यू फ्रॉम सेल हेड ऑफिस की कॉलम में 3,60,000, जबकि ब्रांच के कॉलम में $8,000। सेम इसके जैसे अगर हम आगे क्रेडिट बैलेंस में बढ़ते जाए तो उसमें नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिटर $US में है 400, जबकि हेड ऑफिस में है 17,000। उसके बाद हेड ऑफिस अकाउंट सिर्फ ब्रांच की कॉलम में होगा 9,000। दैन उसके बाद लोन अकाउंट है हेड ऑफिस की कॉलम में 45,000, जबकि ब्रांच में है 2,500। सेम अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल हम देखें तो वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे टोटल होता है 9,82,000 हेड ऑफिस की कॉलम में और ब्रांच की कॉलम में 19,900। एक्सचेंज रेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा हमें एक्सचेंज रेट बताया गया है ऑन 1/4/2018 $1 इज इक्वल टू ₹66। ऑन 31/3/2019 $1 इज इक्वल टू ₹62, जबकि एवरेज है $1 इज इक्वल टू ₹64। अब ये एक्सचेंज रेट की ज़रूरत जब हम ब्रांच की $, वाली कॉलम को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो अब उसके बाद एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स असेट $1 इज इक्वल टू ₹60। लोन वॉज एक्वायर्ड बाय ब्रांच ऑन 1/4/2018। यहाँ पे हमें बताया गया है कि फिक्स असेट के लिए जब आप एक्सचेंज रेट ले तो $1 इज इक्वल टू 60 कंसिडर करना है, और जब लोन एक्वायर किया है उसका डेट दिया गया है 1/4/2018। 1/4 यानी कि ओपनिंग रेट कह सकते हो। तो लोन के लिए भी हमें डेट दी गई है तो हमें ओपनिंग रेट अप्लाई करना है। अब हम आंसर की तरफ जाएंगे। स्टेप नंबर 1, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ ब्रांच, यानी ब्रांच की ट्रायल बैलेंस शीट को हमें कन्वर्ट करना है इनटू इंडियन रुपीस, क्योंकि वो हमें $, में दी गई थी। कन्वर्जन के लिए हमें 4 कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर, देन उसके बाद ब्रांच का कॉलम, देन उसके बाद एक्सचेंज रेट, और लास्ट कॉलम होगा अमाउंट। ब्रांच का कॉलम पूरा इन $, में दिया हुआ है, उसको एक्सचेंज रेट अप्लाई करने के बाद अमाउंट हमें इंडियन रुपीज़ में मिलेगा। अब ब्रांच की हर एक चीज़ कैसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होती है, उसके लिए कौन सा एक्सचेंज रेट अप्लाई होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो ब्रांच की जो मॉनेटरी आइटम्स है उसके लिए हम क्लोजिंग रेट अप्लाई करेंगे, जबकि नॉन मॉनेटरी के लिए एवरेज रेट अप्लाई करेंगे। बाकी की अगर कोई भी चीज़ दी हुई है जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, तो उसके लिए ओपनिंग रेट, फिक्स असेट या कुछ और चीज़ों के लिए हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी गई है तो हमें वही इन्फॉर्मेशन के रेट को अप्लाई करना है। नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी मेन चीज़ें है, वो कौन कौन सी है ये हमने आगे मीनिंग में देखा हुआ है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांच की जो ट्रायल बैलेंस शीट है उसको कन्वर्ट करना। सबसे पहले हम डेबिट बैलेंस को कन्वर्ट करेंगे, और उसमें पहला बैलेंस हमें दिया गया था फिक्स असेट जो कि है 15,000। रेट अप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेट 60, आंसर मिला 9 लाख। अब ये 60 रेट हमने इसीलिए अप्लाई किया है क्योंकि हमें पैराग्राफ में फिक्स असेट के लिए ये रेट दिया हुआ था। उसके बाद हमें दिया है डेटर 700, उसके लिए 62 एक्सचेंज रेट, आंसर मिला 43,400। 62 इसीलिए क्योंकि डेटर हमारे लिए मॉनेटरी है और उसके लिए क्लोजिंग रेट अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस अगेन मॉनेटरी 200 दिया हुआ है, फिर से उसको 62 रेट ही अप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा 12,400। ये यहाँ पे भी ये मॉनेटरी होने के कारण 62 रेट अप्लाई हुआ। एक्सचेंज रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे कन्वर्जन में। नेक्स्ट उसके बाद डेबिट बैलेंस, वो है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन यानी कि खर्चे। 4,000 हमें $, में दिया है, एक्सचेंज रेट लिया 64, आंसर मिला 2,56,000। 64 इसलिए लिया है क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, ड्यूरिंग द ईयर करते हैं हम, तो ड्यूरिंग द ईयर हो, नॉन मॉनेटरी भी कह सकते हैं। सो नॉन मॉनेटरी के लिए एक्सचेंज रेट यहाँ पे एवरेज जो कि है 64। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो वैसा ही काम हमें कुछ क्रेडिट बैलेंस के लिए भी करना पड़ेगा। यही सेम 4 कॉलम, पर्टिकुलर, ब्रांच, एक्सचेंज रेट और अमाउंट की कॉलम। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ क्रेडिट बैलेंस, और उसमें से भी सबसे पहला बैलेंस जो कि है रेवेन्यू फ्रॉम सेल, और $8,000 दिया है, 64 रेट अप्लाई किया, आंसर मिला 5,12,000। 64 इसलिए क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी है और उसको एवरेज रेट। फिर उसके बाद हमें दिया है क्रेडिटर 400, उसके लिए 62, आंसर मिला 24,800। 62 इसलिए मॉनेटरी, और मॉनेटरी के लिए हम क्लोजिंग रेट अप्लाई करते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है हेड ऑफिस अकाउंट, ये 9,000 और इसका ऑलरेडी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन करके दिया हुआ है 5,70,000। ये हमें क्वेश्चन में दिया था हेड ऑफिस की कॉलम में ब्रांच अकाउंट, इसको हम इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन कहते हैं, जो कि यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज़ में ऑलरेडी कन्वर्ट करके एक दूसरे की कॉलम में दिया होता है। अगर हम लास्ट क्रेडिट बैलेंस की बात करें तो वो है लोन अकाउंट 2500 और रेट है 66 और आंसर मिल रहा है हमें 1,65,000। 66 रेट वो है ओपनिंग। यहाँ पे हमें बताया गया था पैराग्राफ में कि लोन साल की शुरुआत में ली गई है, दैट मीन्स उसको हम ओपनिंग रेट अप्लाई किया है हमने। अब हम टोटल कर लेंगे, दोनों साइड सेम टोटल रखना पड़ेगा हमें। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 12,71,800, तो उसका मतलब डेबिट साइड अभी भी कुछ चीज़ें मिसिंग है, यानी कि जो चीज़ मिसिंग है उसको हम प्रॉफिट या लॉस कहेंगे। तो यहाँ पे हम इसका नाम देंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन लॉस। लॉस का आंसर आ रहा है 60,000। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड मिसिंग था, फिर भी हमने इसको लॉस कंसिडर किया। फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन वो स्पेशल अकाउंट है, उसी अकाउंट में ये लिया जाता है, बाद में उसको पीएनएल में हम ट्रांसफ़र करता है। अब सोचने वाली बात है कि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है फिर भी हमने उसको लॉस कहा, क्योंकि इन इंटरनेशनल अकाउंट जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे इंडियन रुपीज़ की वैल्यू डाउन हो रही है, और इसीलिए क्रेडिट बैलेंस बढ़ने के बावजूद भी हम उसको लॉस ही कंसिडर करेंगे। चलिए अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं, कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस शीट, यानी कि हेड ऑफिस और ब्रांच की बैलेंस शीट को हमें कंसोलिडेट करना है, इकट्ठा करना है। उसके लिए 2 कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़। सबसे पहले हम डेबिट बैलेंस लेंगे। डेबिट बैलेंस में पहला बैलेंस फिक्स असेट का, हेड ऑफिस का ऑलरेडी इंडियन रुपीज़ में था 2 लाख, जबकि ब्रांच का था 9 लाख, और उसका टोटल करेंगे तो 11 लाख आंसर आएगा। नेक्स्ट डेबिट बैलेंस देखें तो वो है डेटर, हेड ऑफिस का था 18,000 जबकि ब्रांच का 43,400, टोटल हुआ 61,400। नेक्स्ट बैलेंस वो है बैंक बैलेंस, हेड ऑफिस का था 14,000 जबकि ब्रांच का 12,400, टोटल 26,400। नेक्स्ट बैलेंस की बात करें तो वो है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, हेड ऑफिस का है 1,80,000 जबकि ब्रांच का 2,56,000, उसका भी टोटल 4,36,000। एक और डेबिट बैलेंस जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे वो है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस। अब ये लॉस हुआ था तो वो डेबिट साइड ही आता है, तो उसको भी हमने 60,000 यहाँ पे कंसिडर किया। टोटल हम अभी से कर लेंगे। डेबिट साइड का टोटल है हमारे लिए 16,83,800। बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वली होना चाहिए, इसीलिए हमने अभी से टोटल ले लिया। अगर हम दूसरे बैलेंस की तरफ जाए तो अब हम क्रेडिट बैलेंस लेंगे। क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहला है शेयर कैपिटल, जो कि सिर्फ हेड ऑफिस की कॉलम में दिया था 3,80,000। नेक्स्ट बैलेंस वो भी सिर्फ हेड ऑफिस, रिजर्व है 1,80,000। देन उसके बाद अगर हम देखें तो वो है सेल, हेड ऑफिस की कॉलम में 3,60,000 जबकि ब्रांच में हमने कन्वर्ट किया था 5,12,000, टोटल करेंगे तो 8,72,000 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस में है क्रेडिटर, हेड ऑफिस में 17,000 जबकि ब्रांच में है 24,800, टोटल हुआ 41,800। एक और बैलेंस जो कि है लोन अकाउंट, हेड ऑफिस में 45,000 जबकि ब्रांच में है 1,65,000, टोटल 2,10,000। अब इसका भी टोटल वही होना चाहिए जो डेबिट कार्ड साइड का था, वो आ रहा है 16,83,800। यहाँ पे हमें दोनों साइड का टोटल इक्वल मिल रहा है, दैट मीन्स हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का आंसर सही है। अब हम स्टेप नंबर 3 काउंट करेंगे, जो कि है कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट। और पीएनएल अकाउंट के लिए हमें 2 कॉलम रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहली कॉलम वो है पर्टिकुलर और दूसरा अमाउंट इन रुपीज़। पीएनएल अकाउंट ऑलवेज स्टार्ट होता है फ्रॉम सेल, तो सबसे पहले हम सेल लेंगे 8,72,000, उसमें से हम माइनस करता है COGS, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे है नहीं, अगर होता तो हम उसका एक फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक,
जो कि इस वाले सम में है नहीं। उसमें के बाद हमें आंसर मिलता ग्रोस प्रॉफिट, यहाँ पे सेम रहेगा 8,72,000। फिर उसके बाद उसमें से हम P&L के खर्चे माइनस करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और वो हमारे पास है 4,36,000। आंसर हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, वो है 4,36,000, क्योंकि सेम वैल्यू हमें माइनस किया है, आंसर भी वही रहेगा। फिर उसके बाद हमें एक और चीज़ माइनस करनी है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज लॉस, वैल्यू ₹60,000। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के कारण हमें लॉस हुआ था तो हमने माइनस किया, अगर उसकी जगह पे प्रॉफिट होता तो हम यहाँ पे प्लस करते। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट मिलेगा उसे हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, और वो है 3,76,000। इसको हम अब फाइनल जो बेस्ट स्टेप लेंगे हम उसमें ये ट्रांसफ़र कर देंगे। अब लास्ट स्टेप नंबर 4, वो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब स्टेप नंबर 2 भी कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस शीट था इसमें, और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ट्रायल बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड थी, ये फाइनल बैलेंस शीट है। उसमें भी 2 कॉलम कंसिडर करेंगे, सबसे पहला पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज़। अब जब हम ये वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा है तो उसमें हेडिंग्स आपको प्रॉपरली देने हैं। सबसे पहले हम हेडिंग नंबर ए लेंगे, जिसको हम कह सकते हैं इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड। उसमें भी सबसे पहला हेडिंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स का होता है, और उसमें यहाँ पे हमें सबसे पहले बैलेंस दिया है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल है 3,80,000, सिर्फ हेड ऑफिस में थी। उसके बाद रिजर्व्स हम उसमें ऐड करेंगे, वो है 1,80,000। फिर उसके बाद एक और बैलेंस जो कि है ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट, ये अभी जो हमें लास्ट में बैलेंस दिया था 3,76,000, उसको भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तीनों का टोटल हो रहा है 9,36,000। उसके बाद इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में दूसरा हेडिंग वो है नॉन करंट लायबिलिटी। उसमें एक ही था लोन अकाउंट 2,10,000। अगर बैंक लोन होता तो उसको भी हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते, उसको भी यहाँ पे कंसिडर करते। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी, उसमें हमें एक ही बैलेंस दिया था, वो है क्रेडिटर, और वो है 41,800। और उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल करें तो वो आ रहा है 11,87,800। तो ये बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। स्टेप नंबर 4 जो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सेम 2 कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम दूसरी साइड देखने वाले हैं। ए था इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, अब दूसरी साइड है असेट साइड। नंबर बी हेडिंग देंगे उसको। उसमें सबसे पहला हेडिंग नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट यानी कि कोई भी फिक्स असेट, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर फिक्स असेट दिया हुआ था, वैल्यू ₹11 लाख। फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग आएगा वो है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया है ये सब में। तीसरा हेडिंग वो है करंट असेट। करंट असेट में पर्टिकुलर हमें 2 असेट दी गई थी, उसमें पहला है डेटर 61,400 एंड बैंक बैलेंस 26,400। टोटल हो रहा है 87,800। बैलेंस शीट के ये दूसरी साइड का टोटल भी सेम होना चाहिए जैसे पहली साइड का था। यहाँ पे 11,87,800 टोटल आ रहा है, जो कि आगे वाले साइड से मैच हो रहा है, यानी कि बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल इक्वल हुआ। हमारा सम यहाँ पे करेक्ट प्रूव हो रहा है। चलिए अब हम ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ को देखेंगे। उसमें से MCQ नंबर 1, करेंसी ट्रांसलेशन इज यूजफुल फॉर ऑप्शन ए कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट, ऑप्शन बी कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस, ऑप्शन सी ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। आंसर आएगा डी ऑल ऑफ अबव। ऐसा इसलिए क्योंकि करेंसी ट्रांसलेशन नीचे दिए गए सभी ऑप्शन के लिए यूजफुल है, जैसे हेड ऑफिस और ब्रांच का कंसोलिडेशन अकाउंट बनाना हो, या कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस करना हो, या बिजनेस की ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन करनी हो, तो सभी के लिए यूजफुल है। MCQ नंबर 2, for amount sent by foreign branch to head office is translated at option A average exchange rate, option B opening exchange rate, option C closing exchange rate, option D actual amount। आंसर आएगा D एक्चुअल अमाउंट। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉरेन ब्रांच जो अमाउंट हेड ऑफिस को सेंड करती है उसको इंटर ब्रांच अकाउंट बोलते हैं, उसको लिए कोई भी एक्सचेंज रेट अप्लाई नहीं किया जाता।
Next MCQ number 3, head office account disclosed in the books of foreign branch is option A translated at opening rate, option B translated at closing rate, option C translated at average rate, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे डी आंसर आएगा, नन ऑफ दिस। ये भी इंटर ब्रांच अकाउंट है, हेड ऑफिस अकाउंट जो ब्रांच की बुक में दिखाया जाता है और हेड ऑफिस की बुक में जो ब्रांच अकाउंट होता है दोनों इक्वल अमाउंट से ही होता है, तो उसके लिए भी कोई भी एक्सचेंज रेट अप्लाई नहीं किया जाता जब हम ट्रांसलेट करते हैं तब। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आगे बढ़ने वाले हैं। अब एमसीक्यू नंबर 4, which exchange rate will be applicable to fixed asset at the time of presentation of translated trial balance sheet of foreign branch। ऑप्शन रहेंगे नंबर ए क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, नंबर बी ओपनिंग एक्सचेंज रेट, सी एवरेज एक्सचेंज रेट, ऑप्शन डी दैट एक्सचेंज रेट व्हेन असेट वेर एक्वायर। आंसर आएगा डी दैट एक्सचेंज रेट व्हेन असेट वेर एक्वायर। एक्सचेंज रेट कौन सा एप्लीकेबल होता है जब फिक्स असेट को हम प्रेजेंट करते हैं ट्रायल बैलेंस शीट में ब्रांच की, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए अगर हमें फिक्स असेट एक्वायर किया है उस तारीख का एक्सचेंज रेट दिया हो तो उसी एक्सचेंज रेट को लिया जाता है, तब हमें कोई क्लोजिंग एवरेज या ओपनिंग रेट अप्लाई नहीं करना, इसीलिए आंसर डी आया। MCQ number 5, when need of currency translation is arises, option A when a firm acquires of asset or liability and settle in foreign currency, B when a firm purchase or sell goods whose price is settled in a foreign currency, option C in case of forward exchange contract, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। जाहिर सी बात है ऑप्शन डी आंसर आएगा, ऑल ऑफ दिस। ऐसा इसलिए क्योंकि करेंसी ट्रांसलेशन ऊपर दिए गए तीनों सिचुएशंस में हमें यूजफुल है। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.